खत लिखे हैं, अखबारों में आर्टिकल लिखता है, बयान जारी करता है, प्रेस टॉक करता है, जो एक कौमी साने हैं। इससे जाहिर होता है वो दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तारीख के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब भी मौका है, इस होल से निकल आओ कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। इज्तिमाई तौर पर एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे हम इन बर्बादियों से निकल आए। इसके खिलाफ सारी कौम को इकट्ठा होना होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होना होगा। ये सियासी मामलात है, सियासी मामलात को डायलॉग के जरिए से मिल बैठ कर के हल करने चाहिए। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अभी मुल्क जाफ़र एक्सप्रेस के साने से जो है वो आगे नहीं निकला था, उसको भुला नहीं हम पाए थे कि यक के बाद दीगरे पिछले 36 घंटों में बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अटैक्स हुए हैं, जिसमें क्वेटा, नूशकी समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाके बन्नू, करक, पेशावर, इन तमाम इलाकों में पिछले 36 घंटों में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ जो हैं वो सामने आई हैं। अब एक ऐसे टाइम पे जहां एक तरफ हम दहशतगर्दी के नासूर से जो है वो मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मुल्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो बन रही है, क्योंकि एक तरफ हमने दहशतगर्दी से लड़ना है, दूसरी तरफ जो है वो जो मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरट्वाइंड है। बात अगर हो मुल्क की जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रही हैं, तो गुज़िश्ता दिनों आपको याद होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस के बाद एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर से जो है वो शुरू हुआ, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब की अगर हम बात करें तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बयान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी मजलिस उमूमी का जो है वो एक इजलास बुला रहे हैं और उसमें डिसाइड करेंगे कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक में जाना है या नहीं जाना। और उसमें भी उनका ये कहना है कि एक बहुत डिसाइसिव रोल जो है, एक अहम किरदार जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदा कर सकते हैं, वो प्ले कर सकते हैं। साथ ही साथ PTI की बात की जाए तो पहले तो एक तजवीज़ के तौर पर ये सामने आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो APC बुलाएगी गवर्नमेंट, उसमें हम शमूलियत के लिए हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा किया जाए। लेकिन अब उन्होंने इमरान खान साहब की पैरोल पे रिहाई इस APC में शमूलियत के साथ मशरूत कर दी है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने सारे फ्रंट्स पे मुल्क लड़ रहा है और इस किस्म की जो है वो अनसर्टेनिटी है, तो हम किस जानिब जा रहे हैं और इसको कैसे हमने डील करना है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब। वेलकम बैक अवैस साहब। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, और लाहौर से हमारा रब्ता रहेगा शिराज हसनात साहब के साथ। तो जनरल साहब, आपसे जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। पिछले 36 घंटे में हम देख रहे हैं कि यक के बाद दीगरे जो हैं वो मल्टीपल अटैक्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। बलूचिस्तान में अभी जाफ़र एक्सप्रेस की बात अगर देखें तो अभी हम उससे ही जो है वी वर स्टिल ट्राइंग टू डाइजेस्ट दैट अटैक, और इस किस्म के इस नौयत के अटैक्स जिसमें बलूचिस्तान में अब तक की जो इतलात हैं 7 जाने जो हैं वो नोशकी में जा चुकी हैं, क्वेटा में जो है वो एक पुलिस ऑफिसर जो है वो जान से गवा बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह जो है वो सिलसिला चल रहा है। क्या आपको क्या नज़र आता है ये ऑल ऑफ अ सडन व्हाट्स हैपनिंग? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बात यह है कि जिस तरह पिछले दिनों DG ISPR और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको शायद रिविजिट करना पड़ेगा एज दे रिलेट टू नो आवर रिलेशनशिप विद इंडिया एंड अफगानिस्तान, क्योंकि टेररिस्ट के जो सरपरस्त हैं, उनके जो माली मददगार हैं और उनको जो सेफ हेवन्स हैं वो अफगानिस्तान के अंदर हैं, और हमने उनको बहुत सारे डोजियर्स भी बना के प्रोवाइड किए हैं, अफगानिस्तान को, UN को भी दिए हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उन्होंने बात की चेंज इन द रूल्स ऑफ गेम, और उसका मतलब मैं समझता हूँ वो ये है कि अभी हमारी जो पॉलिसी है, जो कि ज़्यादातर एक डिफेंसिव पॉलिसी थी, हम नेशनल एक्शन प्लान और कुछ लिमिटेड प्रोविंशियल एक्शन प्लान्स के थ्रू दहशतगर्दों का मुकाबला ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर कर रहे थे। लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है कि दहशतगर्दों के ठिकानों को
उनको जो है उनका खोज लगाया जाए और उनका खात्मा हो। वो दुनिया में जहाँ पे भी हो उनका खात्मा लाजिम है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, यूएयू में हो, इंडिया में हो। और आपको पता है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसा कर रहे हैं जी कि उनकी एक बड़ी एग्रेसिव किस्म की स्ट्रेटजी है और दे हंट फॉर द टेररिस्ट एंड दे गो क्रॉस बॉर्डर। उसी से एक मैसेज जाता है, उसी से डिटरेंस कायम होती है जी और मेरे ख्याल में ये एक ज़्यादा एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान और प्रोविंशियल एक्शन प्लान को भी रीअप्रेज करने पड़ेगा, पर्टिकुलरली प्रोविंशियल एक्शन प्लान को, जहां पे प्रोविंसेस की जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बहुत खामियां हैं, कमियां हैं। उनकी फंडिंग अभी तक उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह के नेशनल एक्शन प्लान में उनको कहा गया था। उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज कम है, उनकी ट्रेनिंग रिसोर्सेज वो मैच नहीं करती विद व्हाटएवर द टेररिस्ट हैव। आपको पता है वो तो उनके पास तो अभी नाटो के लेटेस्ट वेपन सिस्टम है, तो उनका उन्होंने मुकाबला करना है। ठीक है जनरल साहब, इसमें आगे जाके डिटेल में बात करते हैं। मैं जरा अवैस साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। अवैस साहब, ये जो एकदम से अटैक्स में एक तेजी आ गई है, खुदा ना खास्ता मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी, मुझे तो 2010-11 का टाइम जो है वो अल्लाह ना करे कि हम उस तरफ दोबारा जाएं, लेकिन उसकी यादें जो हैं, जो तल्ख यादें हैं, वो एक दफ़ा फिर से जो हैं वो ताज़ी हो गई हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं और क्या हम इसको जो अभी हालिया दिनों में जो एबीगेट अटैक पे जो शरीफुल्लाह की हवालगी है, क्या हम उससे इसको जोड़ सकते हैं? बिकॉज अगर आपको याद हो जब उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें ये उठी थी कि हम अगर इसकी ओनरशिप ले लें और हम इसको एक्नॉलेज करें, पसे पर्दा ये बातें होती हैं, अब तो ज़बान ज़द आम है, तो इसका रिएक्शन हम पे बहुत ज़्यादा आएगा। अब जबकि हमने इसमें जो है कलीदी किरदार अदा किया, अमेरिका ने आपका जो है बाकायदा शुक्रिया किया, ये उसका भी एक बैकलैश आप समझते हैं आ रहा है? शुक्रिया मारिया। देखिए, अगर हम पहले जो आपने सबसे आखिर में अपने सवाल के रखा कि मोहम्मद शरीफुल्लाह को जो हवालगी है जिसका सदर ट्रंप ने जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया अदा किया एंड सो ऑन। देखिए, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर वो नहीं है जो पहले था। 9/11 के बाद से लेके 2021 तक फॉल ऑफ काबुल, उन्होंने अपना विड्रॉल कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की 4 बड़े इश्यूज़ पे जो है नज़र है, इमिग्रेशन पे, टैरिफ्स पे, चाइना के साथ उनकी वॉर, कनाडा, मैक्सिको पूरी, और तीसरा ये कि यूक्रेन की वॉर, जाहिर बात है ज़ेलेंस्की को उन्होंने जिस तरीके से डाटा निपटाया है वाइट हाउस के अंदर, और चौथा मिडल ईस्ट के अंदर। अब प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या उसी तरह रहेगा? मैं नहीं समझता वैसे रहेगा, लेकिन जो मिलिट्री टाइज़ हैं, जो सिक्योरिटी टाइज़ हैं, वो हमेशा बरकरार रहती हैं और वो अभी भी हैं, और एक स्ट्रेटजिक टाइज़ की तरफ आप मामलात को देखेंगे, लेकिन वो शिद्दत और हिद्दत नहीं होगी मारिया जो हमने माजी में देखी है, जो इस वक्त कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू फाइंड आउट। इस वाक़े से एक आपको स्पेस मिलती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और उसके जो इंटरेस्ट है, यानी कि टीटीपी का जिस तरीके से ख़तरनाक जो आपने जिक्र किया, टीटीपी मुस्तकिल तवातुर के साथ हमले कर रही है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत हो रही है, शहरी जहाँ बाग हुए हैं। अफगान तालिबान के साथ मामलात सही नहीं हो रहे हैं, अफगान तालिबान के साथ किसी मामले पे भी उन्होंने नहीं, आपने कबायली माहिदीन भेजे, आपने जिरगे भेजे, आपने पसे पर्दा उनके साथ निगोशिएशन किए, आपका मामला हल नहीं हुआ, और आपको कुछ कार्रवाइयाँ भी करनी पड़ी जो बॉर्डर के साथ है जी, और उस पर बड़ा रद्द अमल भी आया, बड़ा लेकिन तो वहाँ पर एक स्पेस है कि जो ट्रंप बाइडेन को नीचा दिखाना चाह रहे हैं कि 7.5 अरब के बकौल उनके के जो वेपन्स जो छोड़ के गए हैं अमरीकी अफवाज, और वो उनके बकौल के तालिबान के हाथों में और वापस चाहिए, वहाँ पर एक स्पेस है कि आप जो है एक क्रिएट कर सकते हैं पार्टनरशिप। दूसरी बात मारिया जो बलूचिस्तान की है, बलूचिस्तान का मामला जाफर एक्सप्रेस से शुरू नहीं हुआ, ये मामला बहुत पुराना है, वेरी डीप रूट, दिहाइयों पुराना है। तो जो भी आप
अपना प्लान करेंगे माजी की गलतियों को और माजी के अच्छे आपके जो स्टेप्स हैं उनको सामने रखना पड़ेगा। ये तो हमें पता है कि क्रिएशन के बाद क्या हुआ। 1960 में सरदार नौरोज़ को जनरल अयूब ने पहाड़ों से बुलाया, हलफ उसके बाद लेके, हुआ फिर क्या? एग्जीक्यूट किया, वो भी उनकी तारीख में है। फिर इंसर्जेंसी 70s में हुई, फिर बुकटी के बाद हुई। जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान का जो मामला है इंटरनल इश्यूज है और एक्सटर्नल इश्यूज है। बलूचिस्तान ये समझना चाहिए हमें कि बलूचिस्तान अफगानिस्तान से बॉर्डर कर रहा है, ईरान से बॉर्डर कर रहा है, ईरान से 950 स्क्वायर किलोमीटर का जी है। बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया का जासूस कुलभूषण वहीं यादव से कहाँ से पकड़ा गया? बलूचिस्तान से। उसने बलूचिस्तान ऑन कैमरा उसने Acknowledge स्टेटमेंट किया, दिया। बिल्कुल ठीक है। तो आपके पास इंडिया के सबूत भी हैं। आपको ये भी पता है कि गल्फ स्टेट जो हैं वो खुश नहीं है सी पैक के या जी, गवादर पोर्ट जी। की वजह से। आपको ये भी पता है कि ईरान, देखिए ईरान का जिक्र नहीं हो रहा, ईरान की रिजीम के वर्ड्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक्ट्स, उन दोनों को आपको देखना पड़ेगा। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि सेंसिटिव इशू है Fair enough. और डिप्लोमेटिक टाइज है हमारी, हमारा ब्रदरली उस कंट्री, हमारा हमसाया मुल्क है, वो देखना पड़ेगा। ये मुझे सिक्योरिटी दराए से बहुत पहले से पता है, मालूम है कि हाकाबाद जो पंजगूर के पार है वहाँ पर फैमिलीज़ हैं मिलिटेंट्स की, बलोच मिलिटेंट्स की, वो किसने शेल्टर दी हुई है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का क्या एक्शन है। फिर अफगान तालिबान किस तरीके से टीटीपी को नहीं हवाले कर रहे और टीटीपी के मर्सनरीज या टीटीपी के लोग बलोच इंसर्जेंट्स के साथ मिले हुए बिल्कुल। हैं, बीएलए के साथ। और तो ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात मारिया, जो सबसे बड़ी बात ये है, जो जनरल साहब भी जिक्र कर रहे थे और जिसका हम आगे भी हवाला करेंगे, आई डोंट वांट टू बी आई डोंट वांट टू कि मोनोलॉग में करूं आपके साथ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान एपीएस के बाद जो बना था, और आप भी एपीएस का सानिया आपने भी कवर किया है, हम सब ने किया है। 14 नुकात थे। अब मुझे बताइए 14 नुकात थे, इनिशियल वाले में 20 थे। हाँ, 14 नुकात जो मेन उनके जी, हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो करें ना, बिल्कुल, कि भाई हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया, हमारी जो सियासी क़यादत है उन्होंने क्या किया। इमरान खान साहब की हुकूमत आती है तो उस वक्त तालिबान से बातचीत करने की बात होती है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये वाक़या होता है सानिया, तो अब भी उन्हीं की हुकूमत है नून लीग की, उन्होंने क्या किया है, प्रोविंशियल हुकूमतों ने किया है। मैं समझता हूँ मारिया के नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जब ये बात थी कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी, करिकुलम जो है उसके अंदर एक्सट्रीमिज्म नहीं होगी, आप क्या समझते हैं कि ये बात तय हुई है? क्या हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं यहाँ पे, क्या उनको अभी स्पेस नहीं है? क्या उनसे बात करने की सियासी क़ुव्वतें हैं, बात करने की बात करती हैं कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट को कहती हैं कि आप इनसे बात करें, मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए, हमारे लोग हैं, हमारे लोग नहीं हैं, जो पार्लियामेंट को नहीं मानते, जो आइन को नहीं मानते, जो सबको यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करें, वो कैसे साथ हो सकते हैं? अगर आपको याद होगा, सूफी मोहम्मद जब गया 2009 में TNSM जी, जब सवात का ये कहा कि जी एनपीए की हुकूमत थी कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात के बाद वो जाके क्या कहता है पार्टी पे, वो कहता है हम पार्लियामान को नहीं मानते, हम आइन को नहीं मानते, हम हुकूमत को नहीं मानते, यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ा अपने कहने का मकसद ये है कि इस वक्त बलूचिस्तान का मामला बहुत नाजुक मरहले पे है। चीन का सी पैक, आपके स्टेक्स बहुत हाई हैं, ईरान के साथ मामला कहाँ लेके जाएंगे, मगरबी ताकतें सी पैक से खुश नहीं है, सी पैक की रफ्तार चल रही है, चाहे कोई माने ना माने, सुस्ती का शिकार है, बीजिंग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं हमारे, उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस दिखानी चाहिए टेररिस्टों के लिए। अब ये मुझे आखिरी मैं आपसे बात करूँगा, ये तो मुमकिन नहीं है ना कि जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसके अंदर मकामी या जो सियासी मोहरकात हैं वो नहीं है। बिल्कुल ठीक। ये तो नहीं हो सकता कि सारे टेररिस्ट हैं। सही। उनकी एलिनेशन का है, उनके एहसास से महरूमी बहुत का इश्यूज है वहाँ पे, बिल्कुल। मारिया, ये कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, स्टेट हम ब्रॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, क्या हमें ये नहीं पता कि 2016 के अंदर वहाँ पे सियासी इंजीनियरिंग हुई? क्या हमें ये नहीं पता कि बाप किस तरह बनी है? क्या हमें ये नहीं पता कि सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब को तरजीह दी गई?
ना कि हासिल बिजनजो साहब को। हासिल बिजनजो साहब कौम पर सियासत करते थे, लेकिन फेडरेशन के फ्रेमवर्क में करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में करते थे। मुझे लगता है कि सियासी इंजीनियरिंग खत्म होनी चाहिए, एक्शन बिला तफरीक होना चाहिए टेररिस्टों के खिलाफ, और ये जो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपको फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टोर्स को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, और हमारी सियासी क़यादत को पॉइंट स्कोरिंग के बजाय, जो आप शॉट्स वगैरह चला रही थी, पॉइंट स्कोरिंग के बजाय, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएल हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कौम पर सियासतदान हो, उन सबको बाले ताक रखकर एक जॉइंट स्टेटमेंट देना चाहिए, रेजोल्यूशन देना चाहिए। वर्ड या लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आखिरी के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, जब तक ये एक पेज पे यकसुई नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं चल सकते। अच्छा शराज साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो ये कि आप इसको किस तरह एनालाइज करते हैं, जो ये एकदम से जो एक तेज़ी आई है इन वाक़यात में, जो ये दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, आप इनको कैसे देखते हैं? और फिर आगे जाके ये भी डिस्कस करना चाहूँगी, जो भी जनरल साहब भी बात कर रहे हैं, अवैध साहब भी बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है कि उसको किस तरह हमें जो है वो देखना चाहिए, बिकॉज क्या डायलॉग होना चाहिए, क्या ऑपरेशन होना चाहिए? पहले बता दीजिए आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है ये एकदम से जो तेज़ी आई है? हाउ डू यू एनालाइज दिस? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। दो चीजें हैं। नंबर एक, ये तेजी एकदम से नहीं आई। इस तेजी के लिए बहुत पहले से थ्रेट्स मिल रहे थे, बहुत पहले से सारे के सारे प्लान किए जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पे कहीं ना कहीं कुछ लैकनेस सामने आई गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी एजेंसीज की, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, हमें इस चीज को डिफाइन करना है कि कहाँ पे हमारी प्रायोरिटीज क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी की और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। इंटरनली हमारे हर सियासतदान को, हर सिक्योरिटी एजेंसी को एक पेज पे होना है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है, हर हाल में वो हमारा दुश्मन है, और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल गेम नहीं है। हमें इस चीज को डिफाइन करना है। नंबर दो, एक्सटर्नल पॉलिसीज वेरी करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ कि वो कहाँ पे फॉल कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह अवैध साहब ने बहुत डिटेल में उसको एलैबोरेट कर दिया कि हमें ये पता है कि कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से और कहीं ना कहीं कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ईरान से सपोर्ट मिल रही है, और उस पे हमें बहुत क्लियरली इन दोनों गवर्नमेंट के साथ इन दोनों मामलात को क्लैरिफाई करना है और उनकी पोजीशन इस पे क्लियर करनी है कि आइदर दे आर विद अस और नॉट। इफ दे आर नॉट विद अस तो मींस दे आर अ पार्ट ऑफ दोस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिर हमें उस पे कोई ना कोई स्टेप्स लेने हैं और दुनिया को ये बावर कराना है। कलभूषण की बात की गई, कलभूषण से सारे एविडेंस क्लियर हो गए, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमने उसके ऊपर खेला, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो हमारा उस पर बहुत खुल के साथ देना चाहिए था और ये क्लियर करना चाहिए था कि वो वाकई ही में एक इंडियन स्पाई है जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी में, टेररिज्म में इन्वॉल्व था। वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से निकलती गई और इंडिया उसका पहले इनकार करता रहा और बाद में फिर उन्होंने उसको किसी और सेंस में लिया। मगर सबको पता था कि कलभूषण कहाँ से आया, उसकी बैक रूट्स क्या थी और कौन से हमारे हमसाये मुल्क के रूट्स को यूज करता हुआ वो बलूचिस्तान खासतौर में इंसर्जेंसी में इन्वॉल्व था। तो हमें इन दोनों चीजों को सेपरेटली लेके चलना है, मगर इसके ऊपर जो हमारा नेशनल स्टांस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग इस टेररिज्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, सारी सियासी जमातों को, सारे लोगों को उस पर एक पेज पे होते हुए उनको क्रिटिसाइज करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करना चाहिए। नंबर दो, जो एक्सटर्नल महाज है उसमें गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक पेज पे होना चाहिए और वहां पे उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। लास्टली टॉक्ड अबाउट अफगानिस्तान। देखें, अफगान गवर्नमेंट इस वक्त अगर हम इकोनॉमिकली जाएं तो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में अगर आटे की कीमतों के ऊपर कोई मसला दरपेश होता है तो वो सारा का सारा आटा अफगानिस्तान जाता है। इस वक्त चिकन की कीमतों के ऊपर प्रॉब्लम चल रही है। चिकन जो ट्रेडर्स हैं वो इस चीज को क्लेम कर चुके हैं कि सारा का सारा चूजा अफगानिस्तान जा रहा है। तो अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली अपने सर्वाइवल के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो उसको लीगल ट्रेड की बजाय सारी इलीगल ट्रेड में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। मगर अफगानिस्तान की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ लिंक है और उनका सर्वाइवल है कि वो पाकिस्तान से अपना इस ट्रेड को करे, मगर वो इलीगल ट्रेड ज्यादा सिनेरियो में जाती है। तो हमें ये सारे मैटर्स अफगानिस्तान को बहुत कैटेगोरिकली क्लियर करने हैं। ये समझे हमारे लिए इस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन है। जिस तरह एक जमाने में प्रेसिडेंट बुश ने पाकिस्तान को कहा था कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो हम एग्जैक्टली सिनेरियो पे खड़े हैं कि अब हम कहीं पे भी किसी को ये नहीं कह सकते अगर आप हमारे साथ नहीं है तो पीछे आ जाएं। अगर वो हमारे साथ हैं
तो फिर हमारे साथ मिलके इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो उनके अपने मुल्क से भी हमारे खिलाफ ऑपरेट करें, कार्रवाई करें। और अगर वो हमारे साथ नहीं है तो फिर वो हमारे दुश्मनों के साथ है, और हमें बहुत कैटेगोरिकली उनको ये चीज कन्वे करनी है और उनसे इस मामले पे बात करनी है। राइट। चल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अफगानिस्तान का बार बार जो है वो तस्करा हो रहा है अफगानिस्तान, और ये अगले दिन भी DGISPR ने भी बात की कि बेशक इंडिया जो है वो इसके पीछे है, लेकिन अफ़गान सॉइल जो है वो इस्तेमाल होती है। और आपको याद होगा अभी हाल ही में जो है वो एक फ़ज़ाई ऑपरेशन भी हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर नाराज़गी का इजहार भी किया गया था। बट ये अब एक ओपन सीक्रेट है कि जी वहाँ से जो है वो हमारी सॉइल जो है वो अटैक होती है। ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? क्या डायलॉग अभी भी एक ऑप्शन है? क्योंकि जिस तरह अवैस साहब ने बात की, हमने जिरगे भी भेजे, हमने पसे पर्दा मुलाकातें भी की, हमने वो चीज़ें करके देख ली हैं, दैट्स क्लियरली नॉट वर्किंग। लेकिन क्या अभी भी वो ऑप्शन आप उसको समझते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई जॉइंट ऑपरेशन होना चाहिए, या एक अपना हम खुद कोई, जिस तरह ये फ़ज़ाई हमले की बात हो रही है, हम खुद कोई ऑपरेशन उस तरह कंडक्ट करें? ऑप्शंस क्या रह जाती हैं हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेस। हमारे जो अफगान गवर्नमेंट के साथ डायलॉग है पॉलिटिको मिलिट्री लेवल के ऊपर होनी चाहिए और उसको जारी रखना चाहिए। साथ साथ बड़े उनको क्लियर जो इंसेंटिव्स है और डिसइंसेंटिव्स को बयान करना चाहिए। कुछ इंसेंटिव्स का हम सबको पता है, लेकिन ऐसे डिसइंसेंटिव भी हैं कि हम उनसे अपनी जो पॉलिटिकल बैकिंग है या डिप्लोमेटिक बैकिंग है वो हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब चमन और तोरखम का जो बॉर्डर है उसके ऊपर मेरे ख्याल में जो बॉर्डर कंट्रोल है उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है और उनको इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसके अलावा जो 8-9 दूसरे बॉर्डर क्रॉसिंग है अफगानिस्तान के साथ उनको बंद होना चाहिए। साथ साथ देखिए, आई थिंक वी कैन टेक ए क्यू फ्रॉम द प्रेजेंट यूएस पॉलिसी के उनकी अभी जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो कितनी सख्त है। वो किसी को इलीगल इमिग्रेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अभी भी 3 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं और पिछले 40 साल से बैठे हुए हैं। कुछ को तो हम रिलोकेट कर रहे हैं फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद टू अदर एरियाज। दैट इज द राइट डिसीजन। उनको अगर नाटो ममालिक के पास जाना था तो उनको जल्द से जल्द जाना चाहिए और बाकियों को भी वापस जाना चाहिए, इसलिए कि उनके गांव में भी हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर थ्रेट आता है। साथ साथ जो हमारा अपना इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट है उसको भी करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस ये बताया गया है कि बलूचिस्तान में जो इनएक्सेसिबल डिफिकल्ट टेरेन वाले एरियाज हैं वहां पे सेल फोन का कनेक्शन ही नहीं है, फैसिलिटीज ही नहीं है, जिससे रिस्पांस में बहुत फर्क पड़ता है। तो वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने फंडिंग से सेल फोन कंपनीज के साथ ये उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वहां पे उसको एक्सपैंड करें। मैं बताता चलूं, देखिए कि 7th NFC अवार्ड और 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस के बाद नेशनल रिसोर्सेज का 57% से ज्यादा जो है वो पोर्शन जाता है। उनके पास फंडिंग की दर्द नहीं है। फंडिंग की दर्द सिर्फ फेडरेशन के पास है, जो कि अभी अफोर्ड नहीं कर सकती कि सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा एक्सपेंडिचर करें। और इसके साथ साथ जिस तरह पहले जिक्र किया गया, मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल यूनिटी है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, वो लाजिम है। और उसमें मेरे ख्याल में अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड ये समझने की जरूरत है कि जहां पर नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, उसमें फिर पर्सनल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो बैकग्राउंड में जाने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो तभी हम ये दहशतगर्दी के ऊपर या जो हमारे दूसरे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं उनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं। साथ साथ देखिए, जो अफगानिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर है उनका एक बड़ा फेमस फतवा था, वो एडिक्ट, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा था कि अगर अफगानिस्तान से बाहर अफगानिस्तान के लोग हमला करते हैं तो वो जिहाद नहीं है। ठीक है। यही एडिक्ट मेरे ख्याल में TTP, BLA, ISIS के ऊपर भी उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होना चाहिए। उनको याद दिलाना चाहिए कि इसके ऊपर वो करें। और अगर ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली फिर जो हमारे इंसेंटिव्स हैं वो सारे ऑटोमेटिकली डिसइंसेंटिव में बदल जाएंगे। राइट, ठीक।
अच्छा अवैध साहब, जो भी याद दिलाने की, याद दहानी की बात कर रहे हैं अभी जनरल साहब, तो मेरा ख्याल है हमें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जिन्होंने जब अफ़गानिस्तान से फॉल ऑफ काबुल के बाद जो एक गारंटीज़ थी जो इंटरनेशनल ममालिक की थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की थी, उनको भी शायद ये दोबारा यकीन उनको दोबारा जो है याद दिलाना चाहिए कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज उस वक्त कैटेगोरिकली आपको याद है उसमें लिखा गया था कि अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। तो वो हमारे खिलाफ तो बार बार इस्तेमाल जो है वो हो रही है, और जिस तरह के आपने कहा अभी हम उनको बार बार बता भी चुके हैं, लेकिन उसका सदेबाब नहीं हो रहा। तो क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके कोई फ़ायदा हो सकता है? लाइक्स ऑफ कतर फॉर एग्जांपल, कुछ हमें फ़ायदा उससे मिल सकता है अगर हम इस तरह बिल्कुल मिल सकता है। दोहा के अंदर ही तो इनका जी, पॉलिटिकल बिल्कुल, ऑफिस था, बिल्कुल। तालिबान का 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके बाद जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुस्तकिल उनके साथ बात कर रही थी, बिल्कुल। और ये पाकिस्तान तो नहीं थी। यूएस ने कहा ना कि मुआहिदा किया था, जी बिल्कुल, और वो सदर ट्रम्प के दौरान हुआ था, और उस मुआहिदे के अंदर ये बात बिल्कुल लिखी थी जिसका आप जिक्र करेंगे, जिसका जनरल साहब जिक्र करें, कि अफगान सॉइल विल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी टेररिस्ट एक्टिविटी, या हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ना उस पर अमल हुआ। पाकिस्तान बिल्कुल कर सकता है। अब क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के कॉन्टोर्स के अंदर आपने इतनी स्पेस रखी हुई है, क्या उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा हुआ है? मेरा नहीं ख्याल। ये जो इस चीज़ के अंदर 23 मार्च और 14 अगस्त के फंक्शन मनाते हैं ना, उसके बजाय मैंने दूसरी वाशिंगटन में रहा हूँ, लंदन में रहा हूँ, BBC के लिए काम किया है, वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए काम किया है। वहाँ पे मैंने देखा है कि उनकी एम्बेसीज, उनकी जो फॉरेन उनका जो लॉबिंग होती है, उसकी एक सिमत होती है। एक होता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर के फिक्स्ड आपके पॉइंट्स हैं कि ये फंडामेंटल्स हैं, और उसके बाद जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब पाकिस्तान का ये देखें ना, सबसे बड़ा मसला अब ये है कि क्या वो बीजिंग के साथ किस तरह उसके ताल्लुकात होंगे और वाशिंगटन के साथ किस तरह होंगे। अमेरिका चाहता है हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात ना हो। यूक्रेन वॉर का जो ख़त्म होगी तो उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आएगा। यहाँ तो कभी बात ही नहीं हुई कि सीरिया के जो फॉल के बाद, असद रजीम के फॉल के बाद मिडल ईस्ट में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट हम पे क्या आएगा। ईरान अगर मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होगा तो क्या हमारे लिए बलूचिस्तान की इलाका होगा, क्योंकि बॉर्डर वहाँ पे मिलता है। क्या वेस्टर्न इंटरेस्ट यहाँ पे दोबारा आएंगे। ये सारी बातें मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी के अंदर होनी चाहिए कंसिडरेशन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी लैकिंग है। और अभी आप देख लीजिए ना, अभी जनरल साहब बात कर रहे थे, छोड़े ये बात कि अफगान मुहाजिरीन यहाँ पर है। मैं, आप, जनरल साहब या जो भी हमारे लोग हैं यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है, कौन चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुहाजिरीन की मदद ना की जाए? सब चाहते हैं। ख़वातीन, लड़कियाँ जो तालीम पूरी नहीं कर रही हैं, ठीक है, उनकी मदद होनी चाहिए, लेकिन उनका टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल होना ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। किस मुल्क में है? हर मुल्क के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, हर मुल्क के अंदर। अब 20,000 से ज़्यादा अफगान मुहाजिरीन वो हैं जो यूएस अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को कहा था कि इनके लिए स्पेशली हम ये इनको परमिशन है, तो प्लीज़ इनको आप ना छेड़ें, और हम लेकर जाएंगे इनको। हम लेके जाएंगे। आज अगर फॉर एग्जांपल अगर अफगानिस्तान के पे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बैन होती हैं, तो ये 20-25 हज़ार तो आपका नाम तो बदनाम है कि आप धक्के दे रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। ये 20-25 हज़ार तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को ये बात तो बावर करानी चाहिए ना कि भाई ये आपने हमें लिस्टें दी थी, आपने हमें कम्युनिकेट किया था, तो इनकी फेट क्या है, ये कौन यूके जाना है, कौन बेल्जियम जाना है, किसने आपने लेना है, EU कंट्रीज में लेना है, उनको आप भेजें। तो इससे पहले रिएक्शनरी जो पॉलिटिक्स है और रिएक्शनरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब अगर जब वो बैन लगाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान में ये फिक्र हो जाएगी कि पाकिस्तान पे बैन होगी नहीं होगी। भाई आप अपनी जो हमारी किस तरह कहते हैं कि रेलेवेंस जो होती है ना, वो आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं उसमें ढूंढते हैं, ना कि किसी हादसे का इंतज़ार करते हैं। तो मुझे मेरे ख्याल में इस हाई टाइम ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह इंगेज करना है, क्या करना है। ये तो नहीं है पार्लियामान के अंदर नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे जहाँ तक मुझे पता है। बलूचिस्तान पे अगर APC हो रही है या APC हो रही है तो उसके अंदर रेजोल्यूशन के अंदर ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए ना, ये डेलिब्रेशंस होनी चाहिए और उसके बाद अवाम को बताना चाहिए
कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पे अकाउंटेबिलिटी ये की है। देखें अभी बात करते हैं नेशनल यूनिटी की, जनरल साहब, नेशनल यूनिटी नेशनल अकाउंटेबिलिटी के बगैर नहीं मुमकिन है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की भी होनी चाहिए, वो हमारी सियासी क़ुव्वतों की भी होनी चाहिए, और आपस में बैठ के ये बात करें कि आगे किस तरह चलना है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिकली is blessed. At the same time, I won't use the word, I won't use that word, but it's also a difficulty. बिल्कुल कि being right there with borders with Iran, राइट, China, बड़ी India, precarious situation हमारे India, लोगों के लिए। अफगानिस्तान, तो आपको ये किस तरीके से शोकेसिंग करनी है, Navigate किस मेरे तरह करना ख्याल है में space को। उसके अंदर हम नाकाम रहे हैं और अभी तक शायद सबक नाकाम ही नहीं है। सीखा है। सबक बिल्कुल नहीं सीखा। सबक सीखने की बात अगर शराज मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पर लेकर जाऊं तो मेरा ख्याल है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कोई सबक नहीं सीखा। बिकॉज एक तो नॉट गोइंग टू रिपीट, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उस दिन जो हुआ वो सब ने हमने देखा क्या जो है वो वहाँ पर हो रहा था। बट अभी भी जैसे मैंने इब्तदाइया में कहा कि जब APC की बात आ रही है तो बजाय इसके कि अपनी सारी चीज़ें भुलाकर, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करूं, अपोजिशन पार्टी है, अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर मुल्क के लिए जो है वो इस APC में आ जाएं। उन्होंने मशरूत कर दिया कि जी अगर खान साहब पैरोल पे रिहा होंगे तो फिर हम आएंगे। तो ये हमें अभी भी नहीं समझ आ रही कि हमारी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ये मुल्क के लिए एक एग्जिस्टेंशियल इशू बन रही है, बन जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा स्टांस इसमें ये लूंगा कि मेरा ख्याल है ऐसे मौके पे जो कि गवर्नमेंट इस APC को करना चाह रही है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपेयर टू ऑपोजिशन हमेशा ज्यादा रहती है। गवर्नमेंट हमेशा ऐसे मौके पे सारी पार्टीज को, गवर्नमेंट के अलायंस को और ऑपोजिशन को इकट्ठा करती है और उसमें गिव अप ज्यादा करती है बहुत ज्यादा सूरत हाल में, और इस सूरत हाल में भी गवर्नमेंट को ज्यादा गिव अप करना है। हाँ, बलूचिस्तान के मामले पे इस मौके पे मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत नहीं करनी चाहिए, मगर ये उनका राइट है। हर अपोजिशन पार्टी ऐसे मौके की तलाश में होती है कि जहां पे वो गवर्नमेंट की किसी न किसी मजबूरी का फायदा उठा के कोई ना कोई मैक्सिमम रिलीफ ले सके, और अगर उन्होंने अपना ये मामला और ये बयान सामने रखा है तो वो मैक्सिमम रिलीफ लेने की पोजीशन में है। मगर ये मैक्सिमम रिलीफ ये सिर्फ इस वक्त, आज तो अपोजिशन में है, आपको याद होगा अभिनंदन वाला वाकया जब हुआ या फिर कश्मीर वाला, उस वक्त भी ऑपोजिशन के साथ इमरान खान साहब बैठने को तैयार, उस वक्त की ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। तो ये तो एक जो है वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो बनाना, ये तो PTI का वतीरा एक बन चुका है, नॉट जस्ट इन दीज टाइम्स। देखें, बिल्कुल ये मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि जब ये गवर्नमेंट में थे तो इस वक्त उनके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं की। आज जब ऑपोजिशन में है तो इस मौके को भी कैश करना चाहते हैं और तकरीबन हर ऑपोजिशन ऐसा करती है। मगर इस वक्त स्टांस ये है कि देखें जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मेरा ख्याल है ये जल्दी पे तेल डालने के मुतरादिफ है। इस मौके पे गवर्नमेंट को और सेंसिबली और खासतौर पे गवर्नमेंट के वो जहांदीदा सियासतदान जो इस मौके पे बहुत अच्छा और बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ना है, उनको इकट्ठे होकर चलना है। मौलाना फजलुर रहमान को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए क्योंकि PTI टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं उनकी बात सुन रही है। महमूद खान अचकज़ई चूंकि बलोचिस्तान से उनका बहुत बड़ा और मेजर रोल है, इस वक्त वो PTI के साथ कैंप में है, उनको शामिल करना चाहिए। ये सारे के सारे वो लोग जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की तरफ जा रहे हैं, सारी पार्टियों को गवर्नमेंट को मनाने के बाद उन्हें टास्क असाइन करना चाहिए कि वो PTI को इस सिलसिले में कन्विंस करे। और मेरा ख्याल है इस मामले पे PTI को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा गिव अप करे। अगर उनके बानी इस वक्त बाहर नहीं आ सकते या पैरोल नहीं मिल सकता तो कहीं ना कहीं कोई उनकी स्टेटमेंट बलूचिस्तान के मामले पे या PTI को इसमें शामिल होके एक ये तासुर देना है कि दहशतगर्दी की इस जंग में हम सारे पाकिस्तानी, सारी जमातें एक पेज पे हैं और हमें दुनिया को ये बावर कराना है कि इसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत में नहीं करेंगे। बाहर मैं वापस आता हूँ पहली वाली बात के ऊपर कि PTI का स्टांस अपनी जगह, जो मेरा ख्याल है इस जगह मौजू नहीं है और ये पहले का वतीरा रहा है, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है और गवर्नमेंट को चाहिए कि हर हाल में कहीं ना कहीं किसी तरह किसी ना किसी चीज के ऊपर PTI को कन्विंस करे। और PTI का एज अ मेजर पॉलिटिकल और ऑपोजिशन पार्टी इस APC में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो इस APC में शामिल होंगे तो उस APC की बर्थ में और उस APC का जो बयानिया होगा अगेंस्ट टेररिस्ट, अगेंस्ट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट द ग्लोबल स्टांस ओवर हियर, उसमें उसकी फादियत में और इजाफा होगा। तो इस मौके पे सेंसिबिलिटी इज मोर लाइन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट साइड, जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो PTI और ग्रैंड ऑपोजिशन को बना के एक पेज पे ला के इस APC का हिस्सा रख सकते हैं और इस APC से ही हमारी सारी पॉलिसीज आगे डिफाइन होंगी कि हमने ग्लोबल
रीजन में और ग्लोबली और इस रीजन में किस तरह के स्टांस करना है, अफगानिस्तान और ईरान को किस सिनेरियो में देखना है, इंडिया जो डायरेक्टली टेररिज्म में इन्वॉल्व है उसके साथ इन सारे सिनेरियो क्या करना है। एक और चीज आपको कहता चलूं कि आप ये देखें कि जो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके ऊपर भी इंडियन स्लीपर सेल्स ने कहीं ना कहीं जो इस वक्त गोशा नशीनी में है अटैक्स करना शुरू कर दिया और उनकी किलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसको बर्मला इंडियन मीडिया भी और उनके मिनिस्टर्स भी ऑन कर चुके हैं। ये भी पाकिस्तान के एक दाखिली खुद मुख्तारी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किस तरह से इंडिया अभी भी पाकिस्तान के अंदर खुली दहशतगर्दी कर रहा है और उसको ऑन कर रहा है। तो ये सारे स्टांस को बलूचिस्तान के सिनेरियो में हमें इकट्ठा करना है और उसके ऊपर एक पॉलिसी हमें सामने लेके आनी है। अच्छा जनरल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। देखें, अब अगर ये इंशाल्लाह जब भी सी होती है और उसमें मोस्ट लाइकली ऑपरेशन की अगर बात की जाती है तो वो तो एक चीज़ नज़र आ रही है कि उस तरफ से जाएंगे किनेटिक ऑपरेशंस एक तरफ, लेकिन जिस पे बार बार आप भी बात कर रहे हैं, वैसा भी बात कर रहे हैं, वो नेशनल एक्शन प्लान जिसके 20 नुकात थे और 14 जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नुकात थे जिसको समराइज करके आप 14 नुकात पर ले आए हैं। उसमें ऑपरेशंस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ मदारिस का जो है वो जियो फेंसिंग नहीं थी, उनके निसाब की बात नहीं थी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि फौज ने नहीं करनी, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट ने करनी है। और वहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम नज़र आती है वहाँ ये यकसुई है, बिकॉज आपके कॉल ऑफ फेल में बहुत ताजाद है। मे बी आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे या मीडिया के लेंस के सामने तो एक बात करें, लेकिन पीछे आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। इसको किस तरह एड्रेस करें? देखिए, बात यह है कि अभी एपेक्स कमिटीज हैं। अगर पीटीआई एपीसी में नहीं भी आती तो उनका चीफ मिनिस्टर जो है वो एपेक्स कमेटी में बैठता है, और अगर एपीसी का कोई एजेंडा हो, रिटन फॉर्मलाइज्ड एजेंडा हो, तो वो उसके ऊपर डायरेक्टली वहां पे कम से कम एक सूबे के साथ जो कि एक फ्रंट लाइन सूबा है उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बाद में अगर एपीसी में आते हैं तो वही एजेंडा जो है वो डिस्कस हो सकता है। तो ये एक जरूरी है कि उसका एक क्लियर कता कलामी की माफी अभी जिससे मैं बात कर रही थी कि पीछे जो है वो मीटिंग्स में कोई और बात होती है, मीडिया के सामने आके बिल्कुल चीज बदल जाती है। यही चीज हमने एपेक्स कमेटी में इसी तरह का किरदार देखा बलूचिस्तान का। वहां पे बेशक वो अग्री करके आते हैं, बाहर आके जो है वो आपने देखा है कि आई डोंट वांट टू से दिस बट एक टोन एंड टेनर मौला जट वाला बन जाता है, मैं ये नहीं करने दूंगा और वो नहीं करने दूंगा, vis-a-vis ऑपरेशंस एज वेल। यहाँ पर भी एक इशू है। ये इशू इसलिए है कि ऑब्वियसली देखना वो पॉलिटिशियन हैं, वो ये देख रहे हैं कि जी उन्होंने वोटर्स को क्या कहना है, विच इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन साथ साथ देखिए इसमें एक और इशू ये भी है कि जी डायलॉग टेररिस्ट के साथ हो या ना हो, किस किस्म का डायलॉग हो। आपने देखा है कि माजी में केपी गवर्नमेंट और उसके बाद जब उनकी फेडरल गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा था कि टीटीपी के साथ डायलॉग होने चाहिए, जबकि टीटीपी जो है वो तो पाकिस्तान के गवर्नमेंट को आइन को तो मानते ही नहीं। इसी तरह बलूचिस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि जी नाराज बलोच हैं या जो है वहाँ पे उन लोगों को जो है वो बुलाना चाहिए और उनसे बात होनी चाहिए। लेकिन देखिए बीएलए तो एक डिफरेंट जॉनरे में शामिल है। वो ना तो मुसलमान है, इसलिए कि आपने देखा रमजान में रोजे से मुसलमानों को उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया। वो ना तो पाकिस्तान के कानून को मानते हैं, ना ही बलूचिस्तान की प्रोविंशियल असेंबली को मानते हैं। और मैं समझता हूं कि उनके साथ डायलॉग तो बेकार है। इसी तरह अभी जो टीटीपी का रवैया है, अब ये बात कहना कि उनके साथ डायलॉग होना चाहिए, ये भी मेरे ख्याल में सक्सेसफुल नहीं होगी। और उसके ऊपर टाइम टेस्टेड है, you've done this many times। जी हाँ, बिल्कुल, इट इज फेल्ड। अच्छा, फिर साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ईरान का जिक्र है। अभी पिछले दिन ये जाफर एक्सप्रेस के एपिसोड के बाद ईरान के बड़े सीनियर मिनिस्टर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट पाकिस्तान इन एनी मैनर दैट दे वांट। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वहां पे उन्होंने अपनी तरफ एक बड़ी फेंसिंग और वॉल बनाना भी शुरू किया है बिटवीन देम एंड अफगानिस्तान। उससे भी इंशाल्लाह एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चाइना का इसमें एक बड़ा क्रूशल रोल है, इसलिए कि अगर इंडिया और अफगानिस्तान के हरकतों से सी पैक खुदा न खास्ता नाकाम होता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो मुत्तफिका हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके ऊपर जो है ना डायरेक्टली हमला हो रहा है। इसलिए चाइना को अफगानिस्तान के अंदर उसका एक मेजर इन्फ्लुएंस है।
क्योंकि वो अफगानिस्तान के इकोनॉमी को और रिकंस्ट्रक्शन को बहाली में लगा हुआ है। तो चाइना को डायरेक्ट अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए अफगान गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के साथ और ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए से टेररिज्म में कमी वो ला सकता है। वो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर भी डाल सकता है, इसलिए कि इंडिया चाइना के जो इंटरेस्ट है उसको भी सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। एक और बात ये हुई थी कि क्या जो शरीफुल्ला की वापसी है उससे कहीं ये दहशतगर्दी ज्यादा तो नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि उससे नहीं हुई, इसलिए कि जो आईएसआईएस का रोल है वो डिफरेंट है, वो ज्यादातर इन्वॉल्व है सेक्टेरियनिज्म में। और इस वक्त जो हमले नजर आ रहे हैं वो या तो टीटीपी के हैं या बीएलए के हैं, जिनकी और मोटिवेशन है। लेकिन ये है कि इनका आपस में नेक्सस है और इंडिया इस नेक्सस को बढ़ा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। और मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जो परमानेंट मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, उनको पता होना चाहिए कि अगर ये नेक्सस जो है मजबूत होता है तो इससे ना सिर्फ रीजनल बल्कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी जो है उसको बहुत सख्त नुकसान होगा। ठीक, वैसे साहब आप क्या समझते हैं, जो चाइना की भी बात की जा रही है, बिकॉज सिर्फ जो चाइनीज़ पे अटैक्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो रहे बीएलए की तरफ से, या वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, वो आपको अफगानिस्तान में भी चाइनीज़ टारगेट होते जो है नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे डिफरेंट हैं। हाँ, कितना रोल चाइना जो है वो अदा कर सकता है और कितना अभी तक, क्योंकि फिलफौर अभी आपको नजर आता है उस तरह इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक पिछले साल जो है एक सैफ अरकी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना ने शिरकत की थी, और उसका अगर मुझे सही याद है जॉइंट कम्युनिके हुआ था जिसके अंदर साफ अल्फाज में चाइना ने सपोर्ट की थी पाकिस्तान के स्टांस को कि जी वहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं होना चाहिए, और अफगानिस्तान वहाँ पे मौजूद था उसके अंदर। मेरे ख्याल में उनके मिनिस्टर वगैरह यहाँ पर आए थे और लास्ट ईयर ये हुआ था। तो चाइना पाकिस्तान का देखें, ये तो राय नहीं है कि स्ट्रेटजिक पार्टनर है और ट्रस्टेड अलाय है, प्लस इंटरेस्ट है। और पाकिस्तान ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसे होती है ना, दिहाइयों से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चाहे बाय डिफ़ॉल्ट हो कुछ हो कि वो चाइना के साथ दोस्ती है। चाइना इस वक्त सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इमर्जिंग पावर है, और ग्लोबल साउथ का जो लीडर है वो चाइना और रशिया होंगे। पाकिस्तान को अलाइन करना चाहिए उस ब्लॉक की तरफ, ब्रिक्स में उसकी नुमाइंदगी अपनी लेनी चाहिए। और वेस्ट के अंदर देखिए बड़ी चेंजेस आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इनवर्ड लुकिंग है, और जितनी इनवर्ड लुकिंग होंगी उतना चाइना पे, उतना आउटवर्ड जो होगा, आउटर वर्ल्ड में उनका जो इन्फ्लुएंस है और उनकी हेजेमनी है वो डिमिनिश होगी आहिस्ता आहिस्ता। बीट अफ्रीका, बीट सेंट्रल एशिया, बीट साउथ एशिया, आपके पास एड नहीं होगी, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई काम नहीं करेंगे, आप किसी वॉर के अंदर मिलिट्री अगर इंटरेस्ट आप कहीं पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? क्यों लोग आपकी रेलेवेंस, आपकी चाइना की रेलेवेंस बढ़ जाएगी। चाइना की रेलेवेंस बढ़ती जा रही है, और रशिया की भी। रशिया डिस्पाइट यूक्रेन वॉर, ये वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को देखना चाहिए ग्लोबल साउथ के ब्लॉक के अंदर, और तवाजुन के साथ आगे चलें। देखिए अभी बात कर रहे थे जनरल साहब भी, और बहुत ही उन्होंने अच्छी तरीके से उसको समराइज भी किया। बलूचिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पिछले 9-10 साल के अंदर 5-6 चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। ये कोई फ्रंटलाइन प्रोविंस की कोई ये तुक है इसमें? तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सियासी कुव्वतें, उनकी लेजिटिमेसी या तो नहीं है, या वो ओनरशिप या उनकी इनरोड्स नहीं है लोगों के अंदर। और आखिर के अंदर मारिया ओनरशिप, बलूचिस्तान के अंदर सरदारों के साथ आप अलाइनमेंट ख़त्म करें। नई क़यादत जो आएगी, चाहे वो कॉम्प्रेस क़यादत हो, लेकिन वो फेडरेशन या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में हो। तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और जो फेडरेशन की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक पेज पर हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पे सिक्योरिटी। डॉक्टर मालिक वाला टाइम था, बहुत हमने टाइम गवा दिया, वो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसमें गवा दी मैंने। हाँ, उसके अंदर आप सही कह रही हैं, उन्होंने काफ़ी मुज़ाकरात, लेकिन वो करें। और दूसरा ये कि जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप बलूचिस्तान की, उसको लोकल जो मसाइल हैं, जो एहसास महरूमी है, जायज़ नाजायज़, वो एक अलहदा बहस है।
चाहे वो मिसिंग पर्सन का मामला है, चाहे वो क्विकली हमें प्रोग्राम बिल्कुल हाँ, वाइंड अप तो करना है। उसको उन्होंने उनको एड्रेस करना चाहिए। फेयर इनफ, फेयर तो इनफ। फिर ये आगे जाके जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी है वो इंटरलिंक्ड है। जब तक इस मामले की होलिस्टिक अप्रोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, एक पेज पे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल में मसला फिर हल नहीं होगा। बिल्कुल, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इस वक्त आपकी दहशतगर्दी है या आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कुछ इंटरट्वाइंड है। तो मेरा ख्याल है हमारी जो सियासी जमातें हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें वो यकसुई नजर आएगी जो इस मुल्क को दरकार है। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, शिराज साहब आपका, और जन साहब थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।